भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है और इसी में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए और आगे चलकर उनकी मौत हो जाती है। तो ये सब चीजें देख रहे हैं कि अगर जो कोई किसी कमीशन का गठन करना भी था ब्रिटिश सरकार को, तो कम से कम भारतीयों से विचार तो कर लेती। तो आप क्लीमेंट एटली के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं और आगे चल करके यही क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता का भाग्य लिखेंगे। यानी कि भारत की स्वतंत्रता में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और जब साइमन कमीशन आ रहा है तब वो एक युवा सांसद हैं और जब वो भारत का भाग्य लिख रहे हैं तब ब्रिटेन की राजनीति में शायद सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व अगर किसी का था तो वो क्लीमेंट एटली का ही था। तो ये था क्लीमेंट एटली का व्यक्तित्व। इनफॉर्मली मैंने बता दी, चूंकि फॉर्मल लेक्चर्स में फिर हौच ना हो, इसलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो एक ये चीज देखें तो समझ रहे होंगे 30 के बाद से इनका पर्सनालिटी का इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है। ये चीज यानी कि प्रो इंडियन जो व्यू है ब्रिटेन में भी बनता चला जा रहा है। घरेलू राजनीति में भी एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है कि ब्रिटिशर्स को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। अगर 30 और 40 के दशक की राजनीति को हम देखें तो इसमें कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारत की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई। तो सबसे पहली चीज तो क्लीमेंट एटली का बढ़ता प्रभाव। दूसरा है कि 1935 के बाद से ही जब द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, तो उस दौर में भी भारत में काफी हद तक ब्रिटेन का सपोर्ट ना करने का निर्णय लिया आम नागरिकों ने। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह तय हो गया कि भारत समर्थन नहीं करेगा ब्रिटेन का। साथ ही साथ जो उस दौर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे चर्चिल को भी ऐसा लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन को भारत छोड़ के जाना पड़े। तो 30 के बाद से ही ब्रिटेन को आभास हो चुका था। आप इसका सिंपल सा अंदाजा लगा सकते हैं कि 1935 के बाद से इंडियन सिविल सर्विसेज में कोई भी अगर जो इंग्लैंड का नागरिक भर्ती हो रहा है या स्कॉटिश सिटीजन भर्ती हो रहा था तो उसकी नई नियुक्ति भारत में नहीं की जा रही थी। 1935 के पहले जितनी ही अपॉइंटमेंट थी या नियुक्तियां थी वही बस थी। नई नियुक्तियों में कोई विदेशी अधिकारी नहीं यहां पर आया था। तो क्यों नहीं आया था आप समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है अंग्रेजों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा। स्वयं आप इनकी हरकतों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे जिनका मैंने नाम लिया चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चर्चिल ने यहां तक कह दिया था कि ब्रिटेन की प्रजा ने या ब्रिटेन की महारानी की प्रजा ने मेरे हाथों में सत्ता इसलिए नहीं सौंपी है कि मैं भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग कर दूं या भारत पर से ब्रिटेन का शासन समाप्त कर दूं। यह उनका व्यक्तित्व है। जबकि क्लीमेंट एटली का व्यक्तित्व ठीक इसके विपरीत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चर्चिल भारत के प्रति कितना निगेटिव विचार रखते थे। चर्चिल के ही विचारों पर, चर्चिल के ही व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हुए काफी विद्वान महिला लेखिका हैं जिनका नाम है एलेक्सियोन तुंजेलमन। एलेक्सियोन तुंजेलमन ने अपनी पुस्तक इंडियन समर में लिखा है कि जब चर्चिल को लगने लगा कि भारत पर नियंत्रण करना आसान नहीं है या कांग्रेस उनके चंगुल में फसले वाली नहीं है, तभी उन्होंने तय किया कि मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया जाए। और मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया और अंत में हालात ऐसे हो गए कि ब्रिटेन को अपना बोरी बिस्तर तो बांधने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन किन परिस्थितियों में वो परिस्थितियां थी टू नेशन थ्योरी के आधार पर देश का विभाजन। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि इस दौरान की राजनीतिक घटनाएं क्या थी। हालांकि इसमें से बहुत प्रीच का लेना देना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिक्स ये बहुत जरूरी था। तब हम फिर से लौटते हैं फॉर्मल लेक्चर की तरफ। तो फॉर्मल लेक्चर की तरफ हमने क्या बताया, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की कई सिफारिशों को लागू करवाना यहां काम था। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अगला था। ध्यान रखिएगा, अभी मैं प्री का टेस्ट लूंगा या फिर टेस्ट पेपर बनाऊंगा तो क्वेश्चंस इससे बनाऊंगा और आप देखिएगा किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट था वो अगला था आपका, मैंने क्या बताया था, लोथियन कमिटी।
लोथियन कमेटी क्या थी कि जैसा कि हम जानते हैं कि 1909 में मुस्लिम